नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी तेलीबाग में। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राचीन भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से 17 चैप्टर में मैंने आपका विभाजित किया था। तो आज हम उसी एंशिएंट हिस्ट्री को क्रम वाइज पढ़ेंगे बेटा। तो देखा जाए तो प्राचीन भारतीय इतिहास को कुछ प्रमुख इतिहासकारों ने उनकी ऐतिहासिकता के क्रम में मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया है बेटा। तो अगर इन 3 भागों को देखा जाए तो पहला भाग है आपका प्रागैतिहासिक काल। पहला भाग कौन सा है बेटा आपका? प्रागैतिहासिक काल। अगर इसका दूसरा भाग देखेंगे बेटा तो ये है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा है भाग? आद्य ऐतिहासिक काल। और अगर तीसरा भाग देखेंगे बेटा तो ये है आपका ऐतिहासिक अब बेटा अगर यहां पे देखते चले हम लोग तो मैंने बताया कि प्रमुख इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को उनकी ऐतिहासिकता के क्रम पर मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है बेटा? तो देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल अर्थात ऐसा इतिहास जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य ना मिला हो, जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य ना मिला हो। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल अर्थात लिखित साक्ष्य तो हो किंतु अपठनीय अर्थात उसे पढ़ा ना जा सका गया हो। और तीसरा है ऐतिहासिक काल अर्थात ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य विद्यमान हो। तो कह सकते हैं बेटा कि मैंने आपको उस दिन बताया कि दुनिया का प्रथम लिखित ग्रंथ कहा जाता है ऋग्वेद को, अर्थात ऋग्वेद की स्थापना कब की गई? ऐतिहासिक काल में। और बेटा ऐतिहासिक से एक शब्द निकल रहा है ऐतिहासिकता अर्थात युद्ध का वर्णन भी कहां पे मिलेगा बेटा आपको? ऐतिहासिक काल में ही मिलेगा बेटा। तो अगर देखा जाए इन तीनों में मुख्य डिफरेंस क्या है बेटा? तो प्रागैतिहासिक काल मैंने बोला लिखित साक्ष्य नहीं था, इसका मतलब है जो मानव था वो कैसा था? असभ्य था। मानव कैसा था? असभ्य था बेटा। तो पॉइंट नंबर 1 मानव असभ्य। प्रागैतिहासिक काल का पहला पॉइंट क्या है बेटा? मानव असभ्य। आद्य ऐतिहासिक काल में बेटा क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, सभ्यता थी, लिखना पढ़ना भी जानते थे, हम नहीं पढ़ पाए, इसका मतलब मानव सभ्य था। तो यहां मानव बेटा कैसा लिखेंगे हम लोग? मानव सभ्य। और ऐतिहासिक काल का तो लिखित साक्ष्य मिला है और पढ़ा और लिखा भी गया है। इसका अर्थ है बेटा यहां पे भी मानव कैसा रहा है? मानव सभ्य। अब बेटा अगर पॉइंट नंबर 2 देखा जाए तो मैंने क्या बोला कि प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। तो यहां पे नंबर 2 क्या लिखेंगे? लिखित साक्ष्य नहीं, लिखित साक्ष्य नहीं। और इसमें बेटा लिखित साक्ष्य किंतु अपठनीय, किंतु अपठनीय। क्यों? क्योंकि हड़प्पा की लिपि को अभी तक दुनिया का कोई विद्वान पढ़ नहीं पाया है बेटा। और यहां पे बेटा लिखित साक्ष्य। अब बेटा अगर यहां पे नंबर 3 देखा जाए तो इसका अर्थ क्या है? अगर यहां लिखित साक्ष्य नहीं है तो इसका मतलब है यहां लिपि का आविष्कार नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे? लिपि नहीं, लिपि नहीं। यहां पे लिपि
ज्ञात नहीं, अर्थात अज्ञात लिपि। बेटा यहां पे क्या लिखेंगे? लिपि किंतु अज्ञात। क्यों? क्योंकि हम लिपि को पढ़ ही नहीं सके बेटा। और यहां पर लिपि है, और ध्यान दीजिएगा यहीं पर बेटा आपको पहली लिपि प्राप्त होती है जिसकी भाषा है आपकी संस्कृत। और लिपि कौन सी है बेटा? आपकी ब्राह्मी लिपि। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। और ध्यान दीजिएगा इसीलिए संस्कृत को जननी कहा जाता है। संस्कृत को क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है बेटा। और अगर डिफरेंस यहाँ पे बेटा देखा जाए तो कह सकते हैं यहाँ पे जो मानव था, तो अगर लिपि नहीं है बेटा, लिखित साक्ष्य नहीं है, मानव असभ्य, इसका मतलब है इनके पास भाषा भी नहीं है बेटा। तो लिख सकते हैं भाषा नहीं। यहां पे बेटा भाषा किंतु अज्ञात, और यहां पे बेटा स्पष्ट भाषा प्राप्त हुई है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता को प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में रखा गया? अब यहाँ तो बेटा समझ पाना कह सकते हैं पूरी तरीके से असंभव है। तो बेटा मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको? मानव असभ्य, लिखित साक्ष्य नहीं, लिपि नहीं, भाषा नहीं, तो अब प्रमाण। अब क्या बेटा? प्रमाण। अर्थात किस आधार पे हम कह सकते हैं ये प्रागैतिहासिक काल था? तो बेटा अगर यहाँ पे नंबर 5 देखेंगे तो ये है आपके प्रमाण। और प्रमाण बेटा यहां से क्या मिलेंगे? भद्दे भद्दे नग्न पत्थरों के हथियार। प्रमाण क्या है बेटा? भद्दे भद्दे नग्न पत्थरों के हथियार। ठीक है बेटा। अगर यहां पे प्रमाण देखा जाए तो आपने पढ़ा होगा कि आज ऐतिहासिक काल में मुख्य रूप से रखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता को, और सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े बड़े नगरों का निर्माण किया गया है। अर्थात यहाँ पर बेटा क्या मिलेंगे आपको? यहाँ पे खंडहर मिले हैं आपको बड़े बड़े। तो बेटा किस प्रकार का यहाँ पे आपको मिलेंगे? तो कह सकते हैं यहाँ पर आपको किस प्रकार के प्रमाण मिले हैं? किस प्रकार के? ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं। किस प्रकार के प्रमाण मिले हैं? ऐतिहासिक प्रमाण मिले गए बेटा। तो कह सकते हैं बड़े बड़े नगरों के साक्ष्य। ठीक है। और बेटा अगर यहां पे देखा जाए ऐतिहासिक काल में तो ध्यान दीजिएगा यहां पर भी बेटा नगर मिले हैं, लेकिन साथ ही साथ कह सकते हैं यहां पर एविडेंस के रूप में और क्या मिलेंगे बेटा? तो अगर देखा जाए तो लिखित प्रमाण मिला है। इसका मतलब है बेटा कह सकते हैं यहाँ पे सांस्कृतिक और लिखित दोनों प्रमाण मिलेंगे। कैसे प्रमाण मिलेंगे? सांस्कृतिक और लिखित। तो बेटा कह सकते हैं यहाँ पर ठीक है। अब बेटा अगर देखा जाए आद्य ऐतिहासिक काल में किस सभ्यता को रखा गया तो यहां से बेटा स्पष्ट हो गया कि भद्दे भद्दे नग्न पत्थरों के औजार थे और पत्थर से निकलता है पाषाण। इसका अर्थ है बेटा प्रागैतिहासिक काल का। अगर कभी आपसे पूछता है एग्जाम्पल तो आप क्या कहेंगे? पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। अब बेटा पूछता है आपसे आद्य ऐतिहासिक काल में तो ध्यान दीजिएगा बड़े बड़े नगरों के साक्ष्य। तो यहाँ पे बेटा स्पष्ट हो गया। दूसरा भाषा अज्ञात, क्योंकि भाषा थी, लिपि
अज्ञात लेकिन लिपि थी, लिखित साक्ष्य किंतु अपठनीय, और ये सब प्रमाण बताते हैं बेटा ये और कोई सभ्यता नहीं है, ये प्रमाण है आपका किस चीज का बेटा? हड़प्पा सभ्यता, या कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। और बेटा अगर ऐतिहासिक काल की बात करेगा तो शायद आपको पता होगा कि वैदिक काल को दो भागों में मैंने विभाजित किया था, पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से लोहे का साक्ष्य मिला और लोहे के प्रमाण ने बेटा हथियारों का निर्माण किया और युद्ध के प्रमाण मिले, तो कह सकते हैं बेटा युद्ध जैसा होगा। और आपने देखा कि पहला युद्ध दशराज युद्ध कब हुआ? उत्तर वैदिक काल। तो कह सकते हैं बेटा ऐतिहासिक काल में अगर आपसे पूछता है सभ्यता के बारे में तो आप कह सकते हैं इसका उदाहरण है वैदिक सभ्यता। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बताया कि प्राचीन भारतीय इतिहास को प्रमुख इतिहासकारों ने तीन भागों में विभाजित किया, पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो अब हम बात करते हैं बेटा प्रागैतिहासिक काल की। तो मैंने बताया प्रागैतिहासिक काल वो ऐतिहासिक काल है जिसमें मानव असभ्यता, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, अर्थात लिखित साक्ष्य नहीं मिला तो लिपि विहीन युग था बेटा, और लिपि विहीन का अर्थ है यहाँ पे बेटा भाषा भी नहीं मिली। प्रमाण क्या मिला? भद्दे भद्दे नग्न पत्थरों के हथियार। तो बेटा यहाँ पे दो चीजें हम पहले ऊपर लिखेंगे। पहले सबसे पहले क्या? मानव में मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ बेटा, तो यहां पे लिख सकते हैं मस्तिष्क अविकसित। ठीक है। और दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो बंदर है इसे मानव का पूर्वज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि कहते हैं कि हमारे पूर्वज थे ये भी वृक्षों पर रहते थे और चारों हाथों से चलते थे, और चारों हाथों से अगर चारों से चल रहे हैं बेटा इसका मतलब है हाथ स्वतंत्र नहीं थे। तो पॉइंट नंबर 2 बेटा यहाँ पर क्या था? स्वतंत्र हाथ नहीं। अगर स्वतंत्र हाथ होता तो अपने लिए झोपड़ियों का निर्माण कर चुके होते बेटा। तो ना मस्तिष्क था ना स्वतंत्र हाथ थे बेटा। पॉइंट नंबर 2 स्वतंत्र हाथ नहीं बेटा। ठीक है। और अगर इधर देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल में दो चीजें और भी है बेटा। पहला क्या? लिपि नहीं, और लिपि नहीं है बेटा तो यहां पे कह सकते हैं क्या? भाषा नहीं। तो ये बेटा प्रागैतिहासिक काल में मानव से संबंधित चार प्रमुख चीजें। पहला क्या? स्वतंत्र मस्तिष्क नहीं। अगर मस्तिष्क स्वतंत्र होता तो मानव बंदरों की तरीके से ना घूम रहा होता। कह सकते हैं बेटा मांस को कच्चा ना खाता, वृक्षों पर ना रहता, झोपड़ियां बना चुका होता बेटा। धीरे धीरे मानव ने क्या किया? अपने मस्तिष्क को विकसित किया, और जैसे जैसे बेटा उसका मस्तिष्क विकसित होते गया वैसे वैसे मानव ने क्या किया? अपने विकास को धीरे धीरे प्राप्त कर लिया बेटा। और मस्तिष्क अविकसित है, और जैसे जैसे मस्तिष्क विकसित होगा तो मानव ने क्या किया? धीरे धीरे अपने आप को बेटा अपने पैरों के ऊपर स्पष्ट रखना शुरू कर दिया बेटा। तो जिससे उसके हाथ क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए बेटा। तो कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल में बेटा, अगर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया क्या है आपका पूरा पाषाण काल, तो कह सकते हैं बेटा प्रागैतिहासिक काल को इतिहासकारों ने मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में किया है? 3 भागों में विभाजित किया है। और पहला भाग है इसका बेटा क्या? पूरा पाषाण काल। क्या है बेटा? पूरा पाषाण काल। अगर दूसरा पार्ट देखना चाहेंगे तो ये है बेटा आपका मध्य पाषाण काल, और तीसरा पार्ट जो है बेटा ये है आपका नव पाषाण काल। अब बेटा यहां पे ध्यान दीजिएगा, मध्य पाषाण काल को एक अन्य नाम से और जाना जाता है और ये है सूक्ष्म पाषाण काल। क्या है बेटा? सूक्ष्म पाषाण काल। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ
देता है बेटा। तो ब्रैकेट में हम लिख लेंगे क्या, सूक्ष्म पाषाण काल। अब बेटा अगर यहां पे देखा जाए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल में बेटा मानव केवल जीवित रहने का कार्य कर रहा है। इसीलिए यहां पर मानव ने कोई खोज नहीं की, कोई निर्माण नहीं किया। मानव बेटा क्या कर रहा है, केवल अपने भोजन का प्रबंध कर रहा है। तो बेटा कह सकते हैं इस युग को क्या कहा जा सकता है बेटा, बताइए क्या कहा जा सकता है बेटा, संग्रह करता युग। क्यों, क्योंकि मानव बेटा नहीं समझ रहा है कि उसका जन्म किस लिए हुआ। उसको लग रहा है कि मानव जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, शिकार करना और भोजन को खाना। इस क्रम में बेटा क्या होगा, नव मध्य पाषाण काल में धीरे धीरे मानव ने क्या किया, अपने मस्तिष्क को विकसित करना शुरू किया और हाथ को धीरे धीरे बेटा स्वतंत्र किया। और इसी क्रम में मानव ने क्या किया बेटा, पशुपालन की शुरुआत कर दी। तो मध्य पाषाण काल में बेटा संग्रह करते का कार्य तो करेगा ही करेगा बेटा, अन्य कार्य क्या करेगा, पशुपालन। तो कह सकते हैं बेटा इसे कहा जा सकता है क्या, पशुपालन युग। क्या कहा जा सकता है, पशुपालन युग बेटा। और मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता। तो बेटा पहला पशु कौन सा होगा आपका, कुत्ता। और आज भी मानव सबसे अधिक कुत्ते को ही पालता है। नेक्स्ट अगर बेटा देखेंगे तो नव पाषाण काल, कह सकते हैं अगर मनुष्य के पास में सब कुछ हो तो वो कुछ नवीन खोज करना चाहता है बेटा। इसी क्रम में संग्रह करता था, अर्थात शिकार करके मांस खा रहा था। मांस के साथ साथ बेटा उसने पशुपालन शुरू कर दिया। अब क्या करेगा, वो कुछ नवीन करना चाहेगा बेटा। और इस नवीन में उसने क्या किया बेटा, अन्न को उत्पन्न करना शुरू किया। तो कह सकते हैं नव पाषाण काल का अन्य नाम क्या है बेटा, अन्न उत्पादक युग। और मानव द्वारा उगाया गया पहला अनाज कौन सा है बेटा, तो लिख सकते हैं बेटा ये क्या है आपका, जव या जौ। ठीक है बेटा। अब अगर देखा जाए कि समय के अनुसार किस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है बेटा, तो कह सकते हैं अगर पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो ये टाइम आएगा बेटा आपका 5 लाख बीसी। और यहां से बेटा ये टाइम पीरियड कहां तक जाएगा आपका, तो कह सकते हैं बेटा ये आएगा आपका 10,000 बीसी तक। कहां तक आएगा, 10,000 बीसी तक बेटा। मध्य पाषाण काल की बात करें बेटा तो ये टाइम पीरियड आएगा आपका 10,000 बीसी से 7,000 बीसी तक। और अगर बेटा नव पाषाण काल की बात करें तो ये टाइम पीरियड आएगा आपका 7,000 बीसी से 1,000 बीसी तक बेटा। अब यहाँ पे बेटा ध्यान देने वाली चीज क्या है, पूरा पाषाण काल में मानव केवल संग्रहकर्ता का कार्य कर रहा है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत की बेटा, और पशुपालन में पाला गया पहला जानवर कुत्ता। इसके बाद बेटा नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल में मानव ने क्या किया, पशुपालन के अतिरिक्त एक नया कार्य किया और इसे कहा जाता है बेटा अन्न उत्पादक युग। अब बेटा यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, क्वेश्चन आता है आग का आविष्कार कब हुआ। ध्यान दीजिएगा बेटा, आग का आविष्कार कब हुआ, क्वेश्चन आता है। मानव ने मृत भांडों का प्रयोग कब शुरू किया, कैसे किया बेटा, तो कह सकते हैं जब मनुष्य पूरी तरीके से संतृप्त हो जाएगा तो वो कुछ नवीन खोजें करेगा बेटा। इसी नवीन खोज में कह सकते हैं नव पाषाण काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम बेटा आग का प्रयोग किया गया। और आग का प्रयोग कैसे किया बेटा, पत्थरों को लड़ाकर, पत्थरों को लड़ाकर बेटा मानव ने आग का आविष्कार किया। इस आग के आविष्कार ने मानव जीवन में क्रांति ला दी बेटा। क्या ला दी, क्रांति ला दी। क्यों, क्योंकि उसके 2 कारण थे। पहली चीज है बेटा, जिस मांस को वो कच्चा खा रहा था
उस मांस को वो पका कर खा सकता था बेटा। इससे फायदा देखिए, पहली चीज है कच्चा मांस खाने से मानव में कई प्रकार के बेटा क्या होते थे, बीमारियां उत्पन्न हो जाती थी, और मांस के पक जाने से उन बीमारियों का खतरा समाप्त हो गया बेटा। और दूसरा कारण क्या हो गया, आग में बेटा जंगली जानवरों से मानव की रक्षा करने का कार्य किया। नेक्स्ट उसने बेटा क्या किया, कुम्हार की चाक, अर्थात कुम्हार जो बेटा बर्तन बनाता है, कुम्हार की चाक का प्रयोग किया, और उस चाक का प्रयोग करके मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए बेटा, जिन्हें मृद भांड कहा गया। और इस मृद भांड पर मानव ने सर्वप्रथम काले और लाल रंग का प्रयोग किया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। नवपाषाण काल में अन्न उत्पादन के साथ साथ बेटा दो और कार्य हुए। क्या, पहला मानव ने आग का प्रयोग किया, और दूसरा कुम्हार की चाक का प्रयोग करके मृद भांडों का निर्माण। अब बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुरापाषाण काल को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, और आगे देखेंगे पुरापाषाण काल को 3 अन्य भागों में विभाजित किया गया है। कौन से 3 अन्य भाग हैं, और इनसे बेटा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है बेटा, तो इसको रफ कर लिख लीजिए, फिर आगे लिखते हैं। तो दोस्तों अब देखेंगे हम क्या, पुरापाषाण काल। क्या देखेंगे दोस्तों, पुरापाषाण काल। और मैंने आपसे बोला कि पुरापाषाण काल को आगे भी अन्य भागों में विभाजित किया गया है। तो बेटा अगर पुरापाषाण काल को हम डिवाइड करना चाहें तो पुरापाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला पार्ट कौन सा है बेटा, कह सकते हैं उस समय जब सभ्यता धीमे धीमे विकसित हो रही है। तो ये है बेटा आपका निम्न पुरापाषाण काल। नंबर 2 मध्य पुरापाषाण काल, और नंबर 3 उच्च पुरापाषाण काल। अगर बेटा यहाँ पर मानव की स्थिति को देखना चाहें तो कह सकते हैं पुरापाषाण काल में मानव की स्थिति क्या, मैंने क्या बताया बेटा, संग्रह करता। और संग्रह करता किसका करेगा बेटा, खाद्य पदार्थों का। तो कह सकते हैं बेटा यहाँ पे, और एक चीज और, मानव शिकार भी कर रहा है, और शिकार मतलब आखेट। तो कह सकते हैं बेटा यहाँ पे मानव की स्थिति क्या है, आखेटक व संग्रह करता। अब बेटा अगर देखा जाए तो निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अगर टाइम पीरियड देखा जाए बेटा तो निम्न पुरापाषाण क्या है 5 लाख बीसी से, और कब तक है बेटा ये 1 लाख बीसी तक। कब तक है बेटा 1 लाख बीसी तक। अगर मध्य पुरापाषाण काल का टाइम देखा जाए तो 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक। और अगर उच्च पुरापाषाण काल का टाइम देखा जाए तो 40,000 बीसी से 10,000 बीसी। ठीक है बेटा, तो अब देखिए इन तीनों में क्या डिफरेंस है और किस प्रकार से मानव ने धीरे धीरे अपना विकास किया और एक उन्नत सभ्यता की ओर मानव चल पड़ा बेटा। तो कह सकते हैं निम्न पुरापाषाण काल
इसका मतलब है बेटा पूरा पाषाण काल का सबसे निचला स्तर चल रहा है। इसका मतलब है सभ्यता अपनी सबसे प्राचीन सीमा पर है बेटा। कहाँ पर है? सबसे प्राचीन सीमा पर है। और अगर देखा जाए कि किन स्थलों से इसका प्रमाण प्राप्त होता है बेटा, तो देखें, अगर देखा जाए कि सभ्यता का प्रमाण कहाँ से मिला बेटा, तो कह सकते हैं यहाँ के जो प्रमुख स्थल है बेटा, इनमें आपके कौन कौन से आएंगे बेटा? पहला सोहन घाटी। अगर नंबर 2 देखना चाहेंगे बेटा तो बेलन घाटी। नंबर 3 अगर देखना चाहेंगे तो माल प्रभा। नंबर 4 अगर देखना चाहेंगे तो घाट प्रभा। और अगर बेटा अगर देखना चाहें तो कह सकते हैं भारत में निम्न पुरा पाषाण काल की खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूम फुटवे ने चेन्नई के पिल्लवरम नामक स्थान से की। तो बेटा एक स्थान आपका और आ गया, कौन सा? चेन्नई। ये प्रमुख स्थल है जहां से निम्न पुरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए बेटा। अगर हम मध्य पुरा पाषाण काल की ओर देखें बेटा तो कह सकते हैं सभ्यता धीरे धीरे विकसित हो रही थी। इसका अर्थ है बेटा अब सभ्यता विकसित होगी तो वो धीरे धीरे अपना क्रम भी बदलेंगे बेटा। कहाँ बदलेंगे? क्रम बदलेंगे बेटा। तो इसमें कुछ नए स्थलों का भी पता चला, जैसे नेवादा, अगर बेटा नंबर 2 यहाँ पर देखना चाहेंगे तो ये है आपका चिरकी। कौन सा है बेटा? चिरकी। और ये दोनों स्थल अगर वर्तमान समय में देखा जाएगा तो महाराष्ट्र में स्थित। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और नंबर 3 अगर हम देखेंगे बेटा तो यहाँ का जो सबसे बड़ा स्थल मिला है वो कह सकते हैं आपका कौन सा है? भीम पेट का। क्वेश्चन कई बार आया है, कहां से अलंकृत शैल चित्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं बेटा? तो ये है आपकी भीमबेटका की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है बेटा। तो कह सकते हैं ये कहां है आपका? मध्य प्रदेश। ठीक है बेटा। अब अगर हम देखना चाहें कि उच्च पुरा पाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिले हैं बेटा, तो देखिएगा इससे क्वेश्चन बेटा कई बार आता है। कई बार पूछा है कहां से हड्डियों की बनी मात्र देवी की मूर्ति मिली, कहां से हड्डियों की बनी मात्र देवी की मूर्ति मिली, या कभी कभी बेटा पूछ लेता है कि कहां से शुतुरमुर्ग के अंडे पर आड़ी तिरछी रेखाओं के साक्ष्य मिले बेटा। तो कह सकते हैं अगर यहाँ पे हम उदाहरण देखना चाहें तो कह सकते हैं बेटा उदाहरण क्या है आपका? कह सकते वो है आपका पटड़े। और बेटा इसी स्थल से आपके कह सकते हैं क्या मिला है? शुतुरमुर्ग के अंडे पर आड़ी तिरछी रेखाओं के साक्ष्य मिले हैं बेटा। अब अगर यहाँ पे देखा जाए कि क्या क्या साक्ष्य मिले हैं बेटा, या किस प्रकार से मानव ने धीरे धीरे विकास किया है और किस प्रकार में मानव ने हथियारों को लगातार बदलता रहा बेटा, तो कह सकते हैं यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो मानव के केवल भद्दे भद्दे नग्न औजार मिले हैं। यहाँ पर मानव ने क्या है बेटा? भीमबेटका की गुफा बता रही है कि मानव ने पेड़ों से हटा करके गुफाओं में रहना शुरू कर दिया है और गुफाओं को अलंकृत करना शुरू कर दिया बेटा। इसका मतलब है मानव ने वहां पर कुछ चित्र बनाए हैं और उन चित्रों को क्या किया? रंगने का कार्य किया बेटा। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, मानव जिन चीजों को देख रहा है वो उसके मस्तिष्क में बनी रहे, इसका मतलब मस्तिष्क का विकास करने लगा है और उन्हीं चीजों को बेटा वो दोबारा ना भूले, इसीलिए उन चित्रों को गुफाओं में क्या करता था बेटा? बना लेता था बेटा। तो इसका अर्थ है भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, जो कि उन्नत शैल चित्रों का उदाहरण है बेटा। तो कह सकते हैं पुरा पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पुरा पाषाण काल। अब बेटा अगर देखा जाए थोड़ा सा तो कह सकते हैं पुरा पाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम हथियार
हथियार बनाने के लिए किसका प्रयोग किया? एक पत्थर लिया, और वो मुख्य रूप से जितने हथियार मिले हैं वो लगभग उसी हथियार के बने होते थे, उसी पत्थर के बने होते थे, और पत्थर का नाम था क्वार्ट्जाइट। क्या नाम था? क्वार्ट्जाइट। तो बेटा निम्न पुरापाषाण काल में जितने भी प्रमाण मिले सब क्वार्ट्जाइट पत्थर के मिले, परंतु जैसे ही आया बेटा आपका मध्य पुरापाषाण काल, तो मानव ने क्वार्ट्जाइट के स्थल पर या स्थान पर जैस्पर नामक पत्थर का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? जैस्पर नामक पत्थर का प्रयोग किया। और जब मानव मध्य पुरापाषाण काल से उच्च पुरापाषाण काल की ओर आया, तो धीरे धीरे मानव ने क्या किया बेटा? यहाँ पर मानव ने स्फटिक नामक पत्थर को प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसका पूर्णतः प्रमाण मध्य पाषाण काल में मिलता है। इसका मतलब है मानव अब स्फटिक नामक पत्थर का क्या कर रहा है बेटा? प्रयोग कर रहा है। ठीक है बेटा, इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो पहले पढ़ा हम लोगों ने पुरापाषाण काल, अब क्या पढ़ेंगे? मध्य पाषाण काल। तो बेटा अगर मध्य पाषाण काल को देखा जाए तो इसको हम मुख्य रूप से देखेंगे यहाँ पर मानव की स्थिति को दो प्रकार से। कैसे? पहली चीज है बेटा कि वो आखेटक का कार्य तो कर रहा है, और आखेटक के साथ में बेटा और क्या कर रहा है? संग्रह करता रहा है। जो नया कार्य किया बेटा, मैंने आपको बताया कि पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई, तो मानव क्या करेगा बेटा? पशुपालन। ठीक है बेटा। तो अब अगर देखेंगे मध्य पाषाण काल, तो टाइम पीरियड में बेटा आपको बता चुका था। अगर आप देखें यहाँ मध्य पाषाण काल में, तो सर्वप्रथम बेटा अगर देखेंगे तो मानव ने स्फटिक नामक पत्थर का प्रयोग किया। स्फटिक नामक पत्थर का प्रयोग, और किस लिए बेटा? हथियार बनाने के लिए। तो यहां पे लिख लेंगे किस लिए? हथियार के। ठीक है बेटा। अगर नंबर 2 देखेंगे बेटा यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है मध्य पाषाण काल में, तो मैंने लिखा पशुपालन। क्या लिखा? पशुपालन, अर्थात पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में, और maनव द्वारा पाला गया पहला पालतू जानवर कुत्ता। तो लिख देंगे बेटा क्या? पालतू बनाने की क्रिया शुरू की। ठीक है। और पहला जानवर जिसे पालतू बनाया गया बेटा कौन सा था? कुत्ता। अब बेटा यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है जो काफी कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन क्या है? पूछ लेता है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला? मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला, कहां मिला? ध्यान दीजिएगा बेटा, इस क्वेश्चन की भाषा को पढ़ने का या समझने का प्रयास करिएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हो सिंधु घाटी सभ्यता में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला, तो आंसर जो होगा बेटा वो आपका अलग हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता ना दिया हो और इतना ही पूछा हो मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला, तो इसका अर्थ है वो आपसे क्वेश्चन मध्य पाषाण काल से पूछ रहा है। इसका आंसर बेटा क्या होगा? बुर्ज होम। स्थल का क्या नाम है बेटा? बुर्ज होम। और ब्रैकेट में लिख लेंगे क्या? मानव के साथ कुत्ते को दफन करने का प्रमाण। ठीक है बेटा। अब अगर नंबर 3 देखा जाए तो कह सकते हैं पहला स्फटिक नामक पत्थर का प्रयोग, नंबर 2 पालतू बनाने की क्रिया शुरू की, और पालतू बनाने के क्रम में मानव ने पहला जानवर जिसे पालतू बनाया वो था कुत्ता। और बेटा ध्यान दीजिएगा, कुत्ते को बनाया है और कुत्ते का मानव से घनिष्ठ
संबंध था, इसकी जानकारी प्राप्त होती है बुर्ज खून से, जहां पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बेटा। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मानव ने एक कार्य और किया बेटा। क्या कार्य किया? ये कार्य था बेटा शवों को विधिवत दफनाने की प्रक्रिया। तो क्या लिखेंगे बेटा नंबर 3, शवों को विधिवत दफन करने की प्रक्रिया। और इस क्रम में बेटा देखेंगे तो ये क्या करते थे बेटा? समाधि का निर्माण करते थे। किसका निर्माण करते थे? समाधि का। और इन समाधियों को बेटा एक नाम से बुलाया जाता था, जिन्हें बोलते थे डोले मैन। ये क्वेश्चन कई बार आया है। मध्य पाषाण काल में डोले मैन से क्या तात्पर्य है? तो शवों को विधिवत दफन करने की प्रक्रिया को क्या कहते थे बेटा? डोले मैन कहते थे। अब हम पढ़ेंगे बेटा नवपाषाण काल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्वाधिक क्वेश्चन नवपाषाण काल से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेटा यहां पे देखना चाहेंगे नवपाषाण काल में मानव आखेटक रहेगा, पशुपालन करेगा, नया क्या करेगा? अन्न उत्पादन। क्या करेगा? अन्न उत्पादन। तो बेटा यहाँ पे 3 कॉलम। कितने कॉलम? 3। नंबर 1 आखेटक या संग्रह करता। नंबर 2 अगर बेटा देखेंगे क्या करेगा मानव? पशुपालन करता ही है बेटा या कर ही रहा है। अन्य कार्य क्या नया किया है? अन्न उत्पादन। ठीक है बेटा, तो नवपाषाण काल में अगर देखा जाए बेटा तो पहला पॉइंट, मानव ने मध्य पाषाण काल में स्फटिक नामक पत्थर का प्रयोग किया, परंतु मानव ने नवपाषाण काल में स्फटिक नामक पत्थर का प्रयोग बंद कर दिया और एक नवीन पत्थर का प्रयोग किया जिसका नाम था कैलसेडानी। तो कह सकते हैं बेटा क्या? कैलसेडानी नामक पत्थर का प्रयोग। और पत्थर का प्रयोग किस लिए करेगा? हथियार के निर्माण, हथियार के निर्माण में। ठीक है बेटा। नंबर 2 अगर देखा जाए कि मैंने बोला क्या? अन्न उत्पादन की शुरुआत करेगा। किसकी शुरुआत करेगा? अन्न उत्पादन की। और मानव द्वारा उगाया गया पहला अन्न जौ। तो लिख देंगे बेटा क्या? अन्न उत्पादन की शुरुआत। और यहां पर अगर देखेंगे प्रथम अनाज जिसे मानव ने उगाया, ये कौन सा है बेटा आपका? जौ। एक क्वेश्चन बेटा कई बार पूछता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और वो क्वेश्चन क्या है? इतिहास के साथ साथ भूगोल में भी पूछ लेता है और अन्य इकोनॉमिक्स में भी कभी कभी पूछ लेता है बेटा। वो क्वेश्चन क्या है? पूछता है मानव ने सर्वप्रथम खेती के लिए किस विधि का या प्रणाली का प्रयोग किया बेटा? तो ध्यान दीजिएगा, अन्न उत्पादन की शुरुआत कर रहा है बेटा, और यहाँ पर नीचे ऐड करके लिखेंगे कृषि विधि कौन सी है बेटा? तो ये है बेटा आपकी झूम खेती। कौन सी है? झूम खेती। अन्य भी कई नाम है बेटा, लेकिन अभी आप इसको पढ़िए झूम खेती। इसे स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है, इसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। तो कह सकते हैं बेटा यहाँ पे मानव ने अन्न उत्पादन की शुरुआत करने के लिए जिस कृषि विधि का प्रयोग किया उसका नाम था झूम खेती, और मानव द्वारा उगाया गया प्रथम अनाज कौन सा था? जौ। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, कैसे कह सकते हैं कि मानव ने नवपाषाण काल में ही
अन्न उत्पादन की प्रक्रिया शुरू की। इसके भी प्रमाण मिले बेटा। तो कहां से मिले? कोल दीवा। कहां से मिला? कोल दीवा। और कोल दीवा से बेटा स्तंभ गर्त मिला है, अर्थात जहां पर अन्न को स्टोर करके रखा जाता था बेटा। तो लिख देंगे प्रमाण और ये कोल दीवा कहाँ है बेटा? इलाहाबाद। कोल दीवा कहाँ पे है? इलाहाबाद में। अभी मैं आगे आपको और भी चीजें पढ़ाऊंगा बेटा। कभी कभी यहाँ पे ये पूछ लेता है कि दुनिया में कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? आंसर बदल जाता है। चावल का पहला प्रमाण कहाँ से मिला? धान की भूसी का प्रमाण कहाँ से मिला? जौ का प्रमाण कहाँ से मिला? भारत में कहाँ से मिला? पाकिस्तान में कहाँ से मिला? क्यों? क्योंकि इसके बाद की जो सभ्यता है उसका विस्तार भारत नहीं, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में है बेटा। तो अब यहाँ पे अगर नया देखना चाहे बेटा, तो मैंने आपसे क्या बोला? अन्न उत्पादन के साथ साथ मानव ने एक नवीन कार्य और किया। वो क्या था बेटा? आग का प्रयोग। आग का प्रयोग। इसके अलावा बेटा मानव ने क्या किया? मृत भांडों का निर्माण। ठीक है। अब बेटा यहां से ये स्पष्ट हो गया कि मानव अब लगभग पूरी तरीके से विकसित हो चुका है बेटा। अब इस विकसित होने के क्रम में बेटा अगर देखें तो उसने क्या किया? अपने लिए पहने या कह सकते हैं परतदार पत्थरों का प्रयोग किया हथियार बनाने के लिए। पत्थरों का प्रयोग किया, शिकार किया बेटा। अब शिकार को पहले कच्चा खा रहा था, अब कैसे खाएगा बेटा? पका कर खाएगा। कैसे खाएगा? पका कर खाएगा। इसके अलावा बेटा उसने क्या किया? पशुपालन की शुरुआत पहले कर चुका था। धीरे धीरे पशुपालन को बढ़ाएगा और अन्न उत्पादन की शुरुआत कर दी। विधि झूम खेती। कौन सी विधि? झूम खेती। प्रथम अनाज जौ। कहां से प्रमाण मिला? कोल दीवा। अब बेटा देखेंगे कि जब मानव को पूरी तरीके से संतृप्त हो गया तो वो कुछ नवीन खोज करेगा बेटा। क्या करेगा? नवीन खोज करेगा। और उसने बेटा क्या किया? जिस मृदभांड से जिस कुम्हार की चाक से वो मृदभांड का निर्माण कर रहा है उसी पहिए को लेगा और वो करेगा निर्माण पहिए का। और उस पहिए से बेटा वो क्या करेगा? बैलगाड़ी का निर्माण। और बैलगाड़ी के निर्माण ने क्या किया बेटा? पूरे के पूरे मानव जीवन में परिवर्तन ला दिया और मानव ने धातु की खोज की। तो इसके जस्ट बाद में बेटा एक युग आता है जिसे कहा जाता है ताम्र पाषाण काल। अर्थात मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा। अब तांबे का प्रयोग करेगा वो बेटा किसमें? पत्थरों के हथियारों में बेटा। एक चीज और यहाँ पे लिख लीजिएगा बेटा, क्या? पहिए का आविष्कार। क्या लिखेंगे? पहिए का आविष्कार। तो दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के मध्य में इसको लाइक शेयर करवाइए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए और प्लीज लाइक का बटन दबाइए और आगे हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको आगे के चैप्टर के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती रहे। नमस्कार।